22 मई 1951 मंगलवार। तेज धूप और रेगिस्तान की रेत से भरी राजधानी बगदाद में एक आम दिन की तरह ही शुरू होता है। रोजमर्रा की तरह सड़कों, मस्जिदों और बाजारों में लोगों की चहल पहल बढ़ने लगती है। बगदाद में पुस्तकों के लिए मशहूर अल-मुतनाबी स्ट्रीट में भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। इसी स्ट्रीट में एक बुक स्टॉल पर काम करने वाला राशिद आज पुलिस स्टेशन में एक महत्वपूर्ण जानकारी इराकी पुलिस को दे रहा था। उसके अनुसार उसने इस स्ट्रीट में एक इजरायली आर्मी ऑफिसर को देखा है जो बगदाद में 2 महीने पहले हुए बॉम्ब ब्लास्ट का दोषी हो सकता है। उसके इतना बोलते ही पुलिस इंस्पेक्टर उसे बीच में रोककर पूछते हैं, आर यू श्योर? ये प्रश्न सुनते ही राशिद के सामने एक एक करके वो दर्दनाक यादें ताजा होने लगती हैं। तीन वर्ष पूर्व रोज रोज के आतंकी हमलों से परेशान होकर इजराइल ने टैंकों और M35 यूनिमॉक हैवी ट्रक्स के ऊपर M109 दोहार तोपों को लोड करके हैवी आर्टिलरी के साथ फिलिस्तीन के अक्रे शहर पर हमला कर देता है। देखते ही देखते एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। UG सब मशीन गन और ब्राउनिंग M2 हैवी मशीन गन से लैस इजरायली सैनिक अपने टैंकों के दम पर जंग की शुरुआत में ही शहर पर तो कब्जा कर लेते हैं, पर जल्द ही फिलिस्तीन की जनता सड़कों पर उतर आती है और पत्थरों और पेट्रोल बम से इजरायली सेना का मुकाबला करने का प्रयास करती है। फिलिस्तीन की जनता द्वारा किए जा रहे इस विरोध में राशिद भी शामिल था। ऐसे विद्रोहों को इजरायली सेना क्रूर तरीके से दबाने की कोशिश करती है। वो फिलिस्तीन के नागरिकों के बीच अपने ऑफिसर्स को सादी ड्रेस में प्लांट कर देती है और एक एक करके उपद्रवियों को गिरफ्तार करने लगती है। इवेंचुअली राशिद को भी पकड़ लिया जाता है। उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसकी रूह तक दर्द से करा उठती है। कुछ दिनों बाद उसे अधमरा करके छोड़ दिया जाता है। समय के साथ घाव तो बढ़ गए, पर राशिद अपने इस दर्द को और दर्द देने वाले चेहरे को कभी नहीं भूल पाया। वही चेहरा उसे आज बगदाद की गलियों में नजर आया था। इंस्पेक्टर राशिद की बात सुनकर तुरंत सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। इराकी पुलिस बगदाद की होटलों पर छापेमारी करती है और सबसे पहले एक व्यक्ति निशम मोसे को गिरफ्तार करती है। और उसी होटल से मेन सस्पेक्ट यहूदा टगार को भी गिरफ्तार कर लेती है। कई दिनों तक चली पूछताछ के दौरान निशम मोशे बताता है कि वह यहूदा टगार से एक बार होटल की लॉबी में मिला था और टगार की ही रिक्वेस्ट पर मोसे उसे अल-मुतनाबी स्ट्रीट ले गया था। इससे ज़्यादा वह टगार के बारे में कुछ नहीं जानता है। पुलिस को शक था कि निशम मोसे का संबंध टगार से है और वही उसे इराक में शरण दे रहा है, पर शुरुआती जांच में निशम मोसे के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिलता है और उसे छोड़ दिया जाता है। टगार भी पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। टगार बताता है कि वह एक ईरानी नागरिक है और इराक में अपने एक रिश्तेदार से मिलने आया है, पर इराकी पुलिस को ना तो वह ईरानी जैसा दिख रहा था और ना ही टगार फारसी भाषा में कुछ भी बोल पा रहा था। जो एड्रेस टगार ने अपने रिश्तेदार का बताया था वो भी फर्जी था। इसके बावजूद टगार अपनी कहानी पर टिका हुआ था, पर जब राशिद को उसके सामने बिठाया जाता है तो वो टूट जाता है और अपने एस्पिनाज मिशंस की जानकारी देने लगता है। इसी जानकारी के आधार पर इलाकी पुलिस का कहर बगदाद की यहूदी समुदाय पर टूट पड़ता है।
एक के बाद एक पूरे शहर में छापेमारी की जाती है। कुछ निरपराध लोगों के घर भी तोड़ दिए जाते हैं। बगदाद की पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिलती है जब बगदाद के प्रमुख यहूदी टेम्पल द ग्रेट सिनेगोग ऑफ बगदाद पर छापेमारी के दौरान सैकड़ों किलो सोना, विदेशी मुद्रा, ज्यादातर अमेरिकी डॉलर, इराकी सरकार से जुड़े गुप्त दस्तावेज और हथियारों का जखीरा हाथ लगता है। इसके साथ ही कुछ इराकी यहूदियों को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन पुलिस के लिए आश्चर्य और सरदर्द का विषय यह था कि हर दस्तावेज और हर गिरफ्तार व्यक्ति से एक नाम जाकी हबीब लगातार सामने आ रहा था, जो कि इस पूरे जासूसी गिरोह का सरदार था। इराकी पुलिस में नए आए डिटेक्टिव ने जांच कर बताया कि हबीब को पुलिस ढूंढ रही थी वही निशम मोशे था जिसे पुलिस ने पहले छोड़ दिया था। जब यह जानकारी इराकी पुलिस चीफ को दी जाती है तो वो गुस्से में सबसे पहले उन 2 इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड करता है जिन्होंने जाकी हबीब को जेल से छोड़ा था। साथ ही अपने डेप्यूटी को आदेश देता है कि जैसे भी हो जाकी हबीब को दोबारा पकड़ा जाए। इसके लिए एक स्पेसिफिक टास्क फोर्स बनाकर उसे ढूंढने का ऑपरेशन चलाया जाए। अगले दिन इराक के फेमस न्यूज़पेपर द बगदाद गजेट में जाकी हबीब इन तेल अवीव नाम से एक लेख छपता है, जिसमें न्यूज़पेपर विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से दावा करता है कि जाकी हबीब इराक से भाग चुका है। न्यूज़ के अनुसार कुछ दिनों पहले जब निशम मोशे उर्फ जाकी हबीब को पुलिस ने रिलीज किया था, उसी दिन शाम को एक पुलिस ऑफिसर ने जाकी हबीब के घर का दरवाजा खटखटाया और जाकी हबीब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पर उसे इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया था कि वह एक इजरायली जासूस था, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि 2 महीने पहले उसने सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मार दी थी। इराकी कोर्ट ने उसे इस जुर्म के लिए 2 सप्ताह की सजा सुनाई थी। तो जब बगदाद पुलिस और इंटेलिजेंस जाकी हबीब को बाहर ढूंढ रही थी, वो उस वक्त जेल में ही था। 2 सप्ताह बाद जेल से छूटते ही एक पूर्णिमा की रात जाकी हबीब बगदाद एयरपोर्ट की फेंसिंग काटकर एयरपोर्ट के रनवे वाले हिस्से में घुस जाता है। रात के ठीक 3 बजे यूनाइटेड एयरलाइन का एक बोइंग 737 विमान रनवे पर उड़ान भरने से पहले अपनी हेडलाइट ऑन करके इस तरीके से रखता है कि रनवे पर मौजूद इराकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखें चौंध आ जाती है। इसी दौरान जाकी हबीब भागकर एरोप्लेन में स्पेशली डिजाइन किए गए एक खुफिया रास्ते से प्लेन में चढ़ जाता है। अगली सुबह यही प्लेन इजराइल के तेल अवीव शहर के लोड एयरपोर्ट पर उतरता है और इसी के साथ जाकी हबीब सच में इराक की गिरफ्त से दूर जा चुका था। इस खबर की पुष्टि होते ही इराकी पुलिस चीफ गुस्से से भर जाता है। असफलता निराशा को जन्म देती है और निराशा कारण बनती है क्रोध का। इराकी पुलिस की असफलता से उपजा क्रोध कहर बनकर यहूदा टगार पर टूट पड़ता है। वक्त के साथ 3rd डिग्री तो खत्म हो जाती है, पर दर्द का स्थान अवसाद और निराशा ले लेती है और इस डिप्रेशन में टगार को फांसी ही मुक्ति का मार्ग लगने लगता है।
जेल से बाहर की दुनिया में इराक एक राजनीतिक उठापटक के दौर से गुजर रहा था। दूसरी ओर इजरायली इंटेलिजेंस अपने सीक्रेट डील्स में बिजी थी, मानो दुनिया टगार को जैसे भूल ही चुकी हो। ऐसे में टगार को सितंबर 1960 की एक सुबह जबरदस्ती उठाया जाता है। टगार को लगता है कि उसकी फांसी का वक्त हो चला है। वैसे तो उसने कई बार खुद को फांसी पर लटकते हुए इमेजिन किया था, पर फिर भी आज वो इसकी रियलिटी के लिए तैयार नहीं था। टगार को तैयार करके फांसी के तख्ते पर ले जाने के बजाय उसे इराकी प्रेसिडेंशियल पैलेस लाया जाता है। टगार को कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन इसका राज छुपा था कुछ साल पहले हुई राजनीतिक उठापटक में। सन 1939 में हाशिमाइट वंश के सीरिया और इराक के महान शाह फैजल प्रथम के पुत्र शाह गाजी की कार क्रैश में असामयिक मृत्यु के बाद उनके अवयस्क पौत्र शाह फैजल द्वितीय को इराक का शाह बनाया जाता है। राजकुमार के अवयस्क से वयस्क होते होते दुनिया के हालात बहुत बदल चुके थे। दुनिया भर में राजतंत्र को लोकतंत्र या सैनिक तानाशाही द्वारा उखाड़ फेंका जा रहा था। हाल ही में इजिप्ट की राजशाही को वहां की सेना ने उखाड़ फेंका था। इसी से इंस्पायर होकर इराक में भी 1958 में सेना के एक अनऑफिशियल ग्रुप के चीफ जनरल अब्दुल करीम कासिम अपने 200 वफादार सैनिकों की टुकड़ी और कुछ टैंक लेकर राजधानी बगदाद में घुस आता है। आम जनता को धमकाने के बाद शाह के महल में घुसकर कत्लेआम मचा देता है। शाह फैजल सेकंड समेत पूरे शाही परिवार को मौत के घाट उतार देता है और अगले दिन राजधानी में स्थित सभी प्रमुख शासन के केंद्रों पर या तो कब्जा कर लेता है या फिर उन भवनों को जमींदोज कर देता है। कुछ दिनों बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित कर इराक पर राज करने लगता है। इस घटना के 5 दिनों बाद जनरल अब्दुल करीम कासिम के 2 साथी बगदाद के बाहर स्थित एक जंगल में एक पेशेवर हत्यारे से मिलते हैं। ये तीनों मिलकर जनरल अब्दुल करीम कासिम को मारकर सत्ता हथियाने की योजना बनाते हैं, पर इन तीनों की नजर बचाकर कोई इनकी ही इस चाल के सबूत इकट्ठा कर रहा था। इत्तेफाक से ये सबूत इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस यूनिट के हाथ लग जाते हैं और फिर होती है एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक खुफिया डील, जिसके तहत जनरल अब्दुल करीम कासिम की हत्या के षड्यंत्र की सूचना के बदले टगार की रिहाई की मांग की जाती है और इसी कारण टगार को फांसी के तख्ते की बजाय प्रेसिडेंशियल पैलेस लाया जाता है। टगार को जनरल कासिम के सामने बिठाया जाता है। कुछ समय तक टगार को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद जनरल टगार से पूछते हैं, यहाँ से रिहाई के बाद क्या तुम इराक के खिलाफ लड़ाई करोगे? टगार कुछ पल सोचकर उत्तर देते हुए कहता है, जनरल साहब, मैं इजराइल और इराक के मध्य शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन अगर बात युद्ध की आती है तो मैं उसी प्रकार इजराइल के लिए लड़ूंगा जैसे आप इराक के लिए लड़ेंगे।